31 अक्टूबर हैलोवीन की रात, हेडनफील्ड इलिनॉइस, वो शहर जहां बरसों पहले एक 6 साल के बच्चे ने अपनी बड़ी बहन को 17 बार चाकू मारकर ऊपर पहुंचा दिया था। और ये शहर आज फिर से खून से रंगा हुआ है। सड़कों पर लाशें बिछी हैं, हवाओं में चीखों की गूंज है और हर गली के अंधेरे कोने में एक सफेद मास्क वाली आकृति खड़ी है जिसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं है और कोई रहम नहीं है। दूसरी तरफ करीब 900 किलोमीटर दूर न्यू जर्सी के जंगलों में बसी एक झील है जिसका नाम है क्रिस्टल लेक। और इस झील के पानी में एक ऐसी चीज दशकों से दबी हुई है जो ना जिंदा है और ना ही मुर्दा। झील की तलहटी में जंजीरों से बंधा है एक विशालकाय दानव जो एक जोरदार धमाके के साथ बाहर आ जाता है। हॉकी मास्क पहने हुए, हाथ में जंग लगी मचेटे लिए ये है जेसन वूरहीस और इस बार उसका रुख हेडनफील्ड की तरफ है। अब सोचो, एक सफेद मास्क, एक किचन नाइफ और अंधेरे में बिना आवाज किए चलने वाला एक साया जिसने पूरे हेडनफील्ड को शमशान बनाकर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ है हॉकी मास्क, एक जंग लगी मचेटे और क्रिस्टल लेक की तलहटी से बाहर निकला हुआ एक शैतान जो मरकर भी वापस आ सकता है। तो एक तरफ है माइकल मायर्स और दूसरी तरफ है जेसन वूरहीस। तो सोचो, जब इन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई होगी, इनका आमना सामना होगा, तो इनमें से कौन जीतेगा और कौन किसको खत्म कर देगा। तो ये है इविल फेस ऑफ का एपिसोड 3 और अभी तक तुमने शैतानों की, दानवों की और सुपरनेचुरल पावर्स वाले विलेंस की लड़ाई देखी है, लेकिन आज आमने सामने है दो किलर्स। तो चलो कराते हैं इन दोनों की टक्कर, जिसे देखकर आ जाएगा तुम सबको चक्कर आज के फाड़ू वीडियो में। तो सबसे पहले ये जान लो कि आखिर ये दोनों हैं कौन, क्योंकि अगर तुम इन्हें ठीक से नहीं जान पाओगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि आगे जो होने वाला है वो कितना खतरनाक है। तो चलो वापस चलते हैं 31 अक्टूबर 1963 में हेडनफील्ड इलिनॉइस। आज हैलोवीन की रात है और एक 6 साल का छोटा बच्चा अपने घर में दाखिल होता है। वो किचन ड्रॉअर को खोलता है और एक बड़ा सा शेफ नाइफ निकाल लेता है। उसके बाद वो पहनता है क्लाउन वाला मास्क और जाता है अपनी बड़ी बहन जूडिथ के कमरे की तरफ। उस वक्त जूडिथ अपने कमरे में उसके आईने के सामने बैठी हुई थी। उसे पता भी नहीं चला कि उसके पीछे कौन खड़ा है। उस छोटे से बच्चे ने 17 बार चाकू मारे जूडिथ की पीठ में, वो भी बिना कुछ बोले। जब पुलिस आती है तो वो बच्चा बाहर सड़क पर खड़ा है, हाथ में खूनी चाकू, चेहरे पर क्लाउन मास्क और उस मास्क के पीछे कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई आंसू नहीं और कोई डर और कोई पछतावा भी नहीं था, तो बस खालीपन। अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि किसी ने इसकी आंखों से इंसानियत निकाल कर इस खालीपन में अंधेरे को भर दिया है। और इस बच्चे का नाम था माइकल मायर्स। इस घटना के बाद माइकल को एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर सैमुअल ल्यूमिस ने 15 साल तक इसका ऑब्जर्वेशन किया। 15 साल ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ल्यूमिस ने यह कहा कि इसकी आंखों के पीछे जो जी रहा है वो प्योरली और सिंपली इविल है, मतलब बुराई, शुद्ध बुराई। ल्यूमिस ने कहा कि मैंने पहले 8 साल इस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की और उसके बाद 7 साल मैंने इस बच्चे को लॉक्ड करके रखा, क्योंकि मैं अच्छे से समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। और ल्यूमिस का ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही भी था, क्योंकि करीब 15 साल बाद माइकल वहां से एस्केप कर जाता है और लौटता है हेडनफील्ड। एक रात में दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारता है। हॉस्पिटल से भागने के दौरान उसको 6 गोलियां लगती हैं। वो बालकनी से नीचे भी गिरता है, लेकिन जब ल्यूमिस आकर देखते हैं तो वो नीचे नहीं था, वो गायब हो चुका था, वो भाग चुका था। इस घटना के बाद माइकल को जलाया गया, बॉम्ब से उड़ाया गया, पीटा गया, चाकू मारे गए, गोली मारी गई, लेकिन वो हर बार वापस लौट के आ गया है। ऐसा लग रहा था कि मानो मौत से उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि तू मुझे आकर छूना मत। और इस माइकल को तुमने हॉलीवुड की हैलोवीन फ्रेंचाइज की मूवीज में जरूर देखा होगा। इसी फ्रेंचाइज की एक टाइमलाइन में ये बात रिवील होती है कि माइकल पर एक एंशिएंट ड्रूड कर्स है जिसको कहा जाता है द कर्स ऑफ थ्रोन। कहते हैं ये कर्स एक डीमन एंटिटी से कनेक्टेड है जो माइकल को सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ, पेन इम्यूनिटी और इमॉर्टैलिटी देती है, लेकिन इसके बदले में हैलोवीन की रात को उसे अपने खून के रिश्तेदारों को मौत के घाट उतारना पड़ता है। When Michael Myers was 6 years old,
He stabbed his sister to death. For years he was locked away in Smith Grove Sanatorium, but he escaped. And suddenly, Halloween was another word for mayhem. मतलब माइकल ये जो कुछ भी कर रहा है ना, ये उसकी अपनी मर्जी नहीं है शायद। उसके शरीर के अंदर सदियों पुरानी एक डार्क एंटिटी बैठी हुई है, एक ऐसी डार्क फोर्स जो शायद उसका एक पपेट की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन खतरनाक बात ये नहीं है कि माइकल बहुत ज्यादा डेंजरस है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। वो इंसानों को ऐसे ही शिकार नहीं बनाता, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वो अपने शिकार को स्टॉक करता है, उसकी हैबिट्स के बारे में पता लगाता है, उसके लिए वो एकदम परफेक्ट ट्रैप्स बिछाता है और सही मूवमेंट आने पर ही हमला करता है। ना तुम इसे देख पाओगे ना तुम इसे सुन पाओगे, और जब तक तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारे पीछे खड़ा है तब तक भैया बहुत देर हो चुकी होगी। यही है माइकल मेयर, हेडनफील्ड का राक्षस। ये तो थी माइकल की कहानी, लेकिन आज रात कुछ खास होने वाला है। माइकल से टकराने वाला है जेसन, और जेसन भी कुछ कम नहीं है। साल है 1946, न्यू जर्सी में, जहां एक बच्चा पैदा होता है सबसे अलग, एक ऐसा बच्चा जिसे देखकर उसके पिता ने भी मुंह फेर लिया था। बड़ा सा सिर, अजीब सा चेहरा और दिमाग भी दूसरों से काफी ज्यादा अलग। ये था जेसन। उसकी माँ पामेला ने जेसन को दुनिया से हमेशा छुपा कर रखा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि बाहर के दूसरे नॉर्मल बच्चे उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करेंगे। लेकिन ईयर 1957 में जब पामेला कैंप क्रिस्टल लेक में कुक की जॉब करने लगी और जेसन को भी वो अपने साथ ले गई, तब सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि कैंप में कुछ बच्चों ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुली किया उसे, और साथ ही उसको झील में मतलब क्रिस्टल लेक में धक्का दे दिया। जेसन जिसे तैरना नहीं आता था, वो अपनी जान बचाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा, लेकिन आखिर में जेसन हार गया और क्रिस्टल लेक का ठंडा पानी उसको निगल गया। जेसन के साथ हुई इस घटना ने और जेसन की मौत ने उसकी माँ पामेला को पागल कर दिया। पामेला ने 1980 में कैंप के दोबारा खुलने पर एक एक करके काउंसलर्स को मारना शुरू किया। मतलब पहली फ्राइडे द 13th मूवी में जो किलर था ना, वो जेसन नहीं था, बल्कि उसकी माँ पामेला थी। लेकिन मूवी के एंडिंग में क्या होता है, एक लड़की पामेला का सिर धड़ से अलग कर देती है। और यहीं से आता है कहानी में असली ट्विस्ट, क्योंकि जेसन अभी तक एक्चुअली में मरा नहीं था। वो किसी तरह सरवाइव करके जंगल में जानवरों की तरह रह रहा था। वो दुनिया के सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि वो समझ चुका था कि दुनिया कितनी ज्यादा खराब है। लेकिन जब उसने अपनी माँ की सिरकटी लाश देखी, तब वहीं से उसने अपना एक श्राइन बनाया। माँ के कटे हुए सिर को उसने बीच में रखा, चारों ओर मोमबत्तियां लगाई, और उसके बाद क्रिस्टल लेक के पास उसे जो भी दिखाना, उसने उसको अपने मशेटे से सीधे ऊपर पहुंचा दिया। फ्राइडे द 13th पार्ट 4 में एक 12 साल के लड़के टॉमी जार्विस ने जेसन को उसकी खुद की मशेटे से काट काट के मार दिया था। लेकिन सालों के बाद टॉमी ने जब PTSD से परेशान होकर जेसन की ग्रेव खोदी और गुस्से में एक आयरन रॉड से उसकी बॉडी को स्टैब किया, ठीक उसी समय लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। और उसके बाद वो हुआ जो फ्राइडे द 13th मूवी की फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जेसन, जो कि एक नॉर्मल सीरियल किलर था जो मर चुका था, वो ज़ोंबी बनकर जिंदा हो गया। अब इसे दर्द नहीं होता, इसका शरीर खुद अपने घाव भर लेता है, खुद से ही रिपेयर हो जाता है इसका शरीर। अब गोलियां, आग और बॉम्ब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इवन इसको मिसाइल से भी उड़ाने की कोशिश की गई थी। अब तुम इसको जला दो, काट दो, उड़ा दो, कुछ भी कर दो, ये वापस आ जाता है। और इसकी ताकत का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि ये एक पंच से ही इंसान की खोपड़ी के परखच्चे उड़ा सकता है। लिटरली सिर धड़ से अलग, वो भी सिर्फ एक मुक्के से। ये है जेसन वूरहीस, क्रिस्टल लेक का अनडेड किलर, जिसका बॉडी काउंट 300 से ज्यादा है और जिसे आज तक कोई परमानेंटली खत्म नहीं कर पाया है। तो क्या आज माइकल के हाथों इसका अंत होगा, या फिर माइकल को भी ये पहुंचा देगा ऊपर अपने बाकी शिकारों के पास? चलो, अभी तक अगर तुमने वीडियो को देख लिया है तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये दोनों कितने ज्यादा डेंजरस हैं। तो चलो जानते हैं एग्जैक्टली क्या होगा जब ये आएंगे एक दूसरे के सामने और होगी इन दोनों के बीच एक टक्कर। हेडनफील्ड, हैलोवीन की रात को माइकल ने पूरे शहर को खत्म कर दिया है और वो अकेला सड़क पर खड़ा है। वो अपना सिर थोड़ा सा तिरछा करके लाशों को देख रहा है, ऐसे जैसे कि वो खुद के काम की तारीफ कर रहा हो। तभी दूर से उसे नजर आता है अपनी तरफ बढ़ता हुआ जेसन। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। ऑब्वियसली एक दूसरे को देखकर ये थोड़ी ना बोलेंगे और भाई क्या हाल चाल है, खाना वाना खाया कि नहीं।
भाई इविल फेस ऑफ है ये, यहाँ बात नहीं सीधे मुक्का लात होती है। तो अब माइकल अपने सामने खड़े जेसन को ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि यही तो उसका तरीका है कि पहले शिकार को समझो फिर हमला करो। लेकिन जेसन का ये तरीका नहीं है, उसे ऑब्जर्व करने से कोई मतलब नहीं है। वो सीधा अपने मशेटे को उठाता है और दौड़ लगाता है माइकल की तरफ। पहले वार में मशेटे ऊपर से नीचे जाती है। ये वार इतना ताकतवर था कि अगर इसके सामने कोई नॉर्मल इंसान खड़ा होता ना तो उसके 2 टुकड़े हो जाते। अब चूंकि माइकल कोई नॉर्मल शिकार तो है नहीं, तो वो बाल बाल बच जाता है और उसके बाद वो अपने छोटे से किचन नाइफ से जेसन के कंधे पर वार करता है। लेकिन जेसन को इस वार से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जैसे किसी ने दीवार में सुई चुभो दी हो। अब जेसन करता है अपना दूसरा वार और यहाँ पर माइकल की छाती पर उसकी मशेटे से एक लाइन बन जाती है। खून बहता है और पहली बार माइकल लड़खड़ाता है। तो देखो माइकल ने ना आज तक केवल टीनेजर्स को मारा है, पुलिस ऑफिसर्स को मारा है, मतलब नॉर्मल लोगों को मारा है जो कि उसका शिकार आराम से बन जाते थे। लेकिन इस बार उसके सामने खड़ा है जेसन जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अब माइकल समझ चुका है कि ये ऑर्डिनरी लड़ाई नहीं है बाबा। तो अब माइकल क्या करेगा? वही करेगा जो करने में माइकल सबसे अच्छा है, शैडो में जाकर गायब हो जाना। जेसन देखता ही रह जाता है कि माइकल कहाँ गया और माइकल गायब हो जाता है। अब माइकल अंधेरे में है, एक एबेंडेंड बिल्डिंग की खिड़की से वो जेसन को ऑब्जर्व कर रहा है और प्लान बना रहा है। चूंकि माइकल हेडनफील्ड की हर गली हर कोने को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो इस बात का फायदा उठाता है और वो चला जाता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां ऊपर से एक भारी स्टील बीम लटक रही है। वो जानबूझकर शोर मचाता है, एक पाइप ऊपर से नीचे गिराता है जिसकी आवाज जाकर पड़ती है जेसन के कानों में। जेसन उस डायरेक्शन में चल पड़ता है, धीरे धीरे भारी कदमों से, अपनी मशेटे जमीन पर घिसटती हुई। जैसे ही जेसन उस बिल्डिंग के नीचे आता है, माइकल उस लटकी हुई बीम के सपोर्ट को काट देता है और वो बीम सीधी जेसन के ऊपर गिरती है। सैकड़ों किलो का लोहा जेसन के कंधों और सिर पर गिरता है और उससे वो जमीन में दब जाता है। माइकल ऊपर से ये पूरा नजारा देख रहा था और खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि शायद उसका काम बन गया है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो बीम हिलने लगती है। जेसन उसे अपने कंधों के ऊपर उठाता है और एक तरफ फेंक देता है, जैसे किसी मामूली लकड़ी के टुकड़े को उसने उठाकर फेंक दिया हो। और अब जेसन ऊपर की तरफ देखता है और माइकल की तरफ ज्यादा गुस्से से बढ़ता है। माइकल उस बिल्डिंग से निकलकर बाहर भाग जाता है शहर की गलियों में। लेकिन वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो अपने नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट भी कर रहा था। देखो माइकल का दिमाग जितना तेज चलता है ना, उतना किसी भी स्लैशर का नहीं चलता। वो घुस जाता है एक पुरानी हैलोवीन कॉस्ट्यूम शॉप में और कुछ ही मिनटों में वो एक ऐसी चीज वहां ढूंढ लेता है जो जेसन की सबसे बड़ी वीकनेस एक्सप्लॉइट कर सकती है। ये था एक बूढ़ी औरत का मास्क, एक पुरानी शॉल और एक एप्रन। माइकल अब खुद को एक मिडिल एज्ड विमन बना लेता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या बकवास है, आखिर माइकल बूढ़ी औरत बनके जेसन को कैसे हराएगा? तो फ्राइडे द 13 पार्ट 2 में एक लड़की ने जेसन की माँ पामेला का स्वेटर पहन लिया था। जेसन जो उसे उस वक्त मारने वाला था ना, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो वहीं पर फ्रीज हो गया और उसके हाथ से उसका मशेटे नीचे गिर गया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जेसन को उसकी माँ से था बहुत ज्यादा लगाव और इसीलिए वो किसी भी मिडिल एज्ड वुमन पर हमला नहीं करता। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ये बात माइकल को कैसे मालूम? माइकल को तो ये तक नहीं मालूम कि सामने जो खड़ा है उसका नाम जेसन है। तो अब माइकल के इस इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं पता माइकल ने ये चीज कैसे पता लगाई, बस पता लगा ली, या शायद वो तुक्का लगा रहा था। जेसन अब कंस्ट्रक्शन साइट से निकलकर शहर के बीच आ जाता है और उसको वहां पर दिखाई देता है एक फीमेल फिगर जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी आकृति जेसन को उसकी माँ की तरह लग रही थी। जेसन बहुत ज्यादा शॉक्ड था। उसके हॉकी मास्क के पीछे उसके विकृत चेहरे पर शायद पहली बार कोई एक्सप्रेशन आया था। ये था कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन, या शायद दर्द का, या फिर क्रिस्टल लेक में डूबते हुए उस बच्चे के दर्द का एक्सप्रेशन जो अपनी माँ को पुकार रहा था। और इसी मूवमेंट का तो इंतजार था अपने माइकल भाई को। माइकल मौका पाकर जेसन की गर्दन में पीछे से चाकू घोंप देता है। एक बार, 2 बार, 3 बार चाकू गहराई तक अंदर जाता है, बाहर आता है, खून की धारें बह रही हैं। जेसन कुछ नहीं कर पा रहा है, वो फ्रीज हो चुका है, उसका दिमाग शॉक में है। लेकिन यहाँ माइकल रुकता नहीं है, उसका चाकू लगातार चलता ही जा रहा था। उसने जेसन की गर्दन को छलनी कर दिया था और कुछ ही सेकंड्स में जेसन का शरीर नीचे गिर जाता है। तो क्या जेसन का काम लग गया? क्या माइकल ने दुनिया के सबसे डेंजरस स्लैशर को अपने हाथों से खत्म कर दिया? तो भैया ये कोई नॉर्मल स्लैशर नहीं है, ये है
जेसन, जिसे FBI ने मिसाइल से उड़ाया, अंतरिक्ष में फेंका, लेकिन हर बार वो वापस आ गया। तो माइकल के किचन नाइफ की क्या औकात है। अब जेसन के शरीर पर जो जख्म है जो माइकल ने बनाए थे वो भरने लगे। जेसन होश में आ रहा था, उसकी उंगलियां हिलने लगी थी। वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार जेसन के शरीर के अंदर जो रेज है ना वो 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि माइकल ने उसकी दुखती रग पे हाथ जो रख दिया था, उसकी माँ का रूप लेकर उसने जेसन को धोखा देने की कोशिश की थी। अब तो माइकल गया। जेसन अपनी मचेटे उठाता है और गाड़ देता है माइकल के कंधे में। हड्डी टूटने की आवाज गूंजती है पूरी गली में। ये वार इतना ज्यादा ताकतवर था। माइकल का बायां हाथ लगभग बेकार हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने दाएं हाथ से जेसन के पेट में अपना छोटा सा किचन नाइफ उतारता है, लेकिन जेसन को फर्क नहीं पड़ता। माइकल लगातार पीछे हटता जा रहा था और चाकू से वार करता जा रहा था जेसन की छाती पर, गर्दन पर, हाथों पर, पैरों पर, जांघों पर, लेकिन जेसन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था एक अनस्टॉपेबल मशीन की तरह। माइकल अब क्या करेगा? माइकल फिर से शैडो में गायब होने की कोशिश करता है। वो एक गैराज में जाकर छुप जाता है, लेकिन तभी गैराज की दीवार टूटती है और सामने नजर आता है जेसन। उसने दीवार को ऐसे तोड़ दिया था जैसे कि वो दीवार थर्माकोल से बनी हुई हो। इससे पहले कि माइकल कुछ करे, जेसन उसे अपने एक हाथ से गर्दन पकड़ के उठा लेता है। माइकल के पैर जमीन से ऊपर हैं। वो जेसन की ग्रिप तोड़ने की कोशिश करता है, चाकू से जेसन पर वार करता है, लेकिन जेसन की पकड़ और ज्यादा टाइट होती जा रही है। वो माइकल को जमीन पर इतनी जोर से पटकता है कि वहां जो जमीन का कंक्रीट है ना वो क्रैक हो जाता है। अब माइकल समझ चुका था कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो शैतानी शक्ति बसी हुई थी वो उसे हार नहीं मानने दे रही थी। माइकल की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके वारों का जेसन पर कोई असर नहीं हो रहा था और माइकल अब मौत के सामने खड़ा था। जेसन अपने मशीटे से उसकी छाती के टुकड़े कर देता है। माइकल मेयर जो 60 सालों में हर बार मरकर उठ जाता था, आज उसका सामना उससे भी ज्यादा बड़े शैतान से है। माइकल मेयर जो हॉरर हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे कैलकुलेटिंग और टेरिफाइंग किलर है, उसकी पेशेंस, उसकी एबिलिटी ने लोगों को साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये सब क्वालिटीज उसको लेजेंड बनाती है। लेकिन जेसन एक ऐसा अपोनेंट है जिस पर इन सब क्वालिटीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जेसन के पास कोई साइकोलॉजी नहीं है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। जेसन के पास कोई फियर नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिटरली जेसन मर ही नहीं सकता। तो जो मर नहीं सकता उसको तुम हराओगे कैसे? तो माइकल का जो किचन वाला चाकू था ना वो जेसन की बॉडी पर बस स्क्रैच मार पा रहा था। जेसन अपनी मैचेटे वापस खींचता है और वार करता है हैडनफील्ड के किचन नाइफ वाले शैतान पर। उसके सिर को वो धड़ से अलग कर देता है और माइकल की खाली आंखें धीरे धीरे काली पड़ती जाती हैं। तो शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद माइकल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जेसन को हरा देगा, लेकिन शैतानी ताकतों के सामने किसी की क्या चलती है। माइकल का सर धड़ से अलग हो चुका था, उसके शरीर के टुकड़े हो चुके थे और जेसन वापस उसी अंधेरे में गायब हो गया जहां से वो आया था। और यही था इस फाइट, इस फेस ऑफ का अंत। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इसकी कुछ और एंडिंग हो सकती थी, शायद माइकल किसी और तरीके से जेसन को हरा सकता था, तो मुझे कमेंट करके तुम जरूर बताना। और ये भी कमेंट करके बताना कि तुम किसके ज्यादा बड़े फैन हो, माइकल के या जेसन के। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा वीडियो लाइक कर देना। मैं चला नई वीडियो की तैयारी करने। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।